चलो नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था, हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में प्लास्टिसिटी बचा था, ठीक है, हमने इलास्टिसिटी पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी आपका हो गया था क्या? याद भी नहीं रहता तुम लोगों को कुछ, है ना? बताओ। नहीं सर। नहीं हुआ था, ओके। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो इलास्टिसिटी में आपको ये तो पता है कि हम किसी मटेरियल पे फोर्स अप्लाई करते हैं और वो मटेरियल क्या करता है, एक लिमिट के बाद उस लोड को हम रिलीज करते हैं तो वो मेटल जो मटेरियल है वो अपने शेप को वो रीगेन कर लेता है। शेप जो है वो रीगेन हो जाता है अपने आप, वो है वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ये जो ओरिजिनल शेप होता है, ओरिजिनल शेप को वो गेन कर लेता है। यही क्या कहलाया जाता है, इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी के बाद एक लिमिट होती है, उस इलास्टिक लिमिट के बाद अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं मटेरियल पे तो मटेरियल क्या हो जाता है, इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, या फिर क्या हो जाती है, खिंच जाता है मटेरियल। क्या होता है, इसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाती है। अब इस पॉइंट के बाद क्या हो जाता है, मटेरियल जो है प्लास्टिक स्टेट में चला जाता है। आप क्या करते हैं, मटेरियल को प्लास्टिक स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हमें, जैसे मान लीजिए हमें कोई शीट बनानी है, अगर आपको कोई मटेरियल, जिस तरह से मेटल का ब्लॉक है, इस मेटल के ब्लॉक से आपको क्या करना है, शीट में कन्वर्ट करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस मटेरियल को प्लास्टिकली डिफॉर्म करना पड़ेगा। अब डिफॉर्मेशन के लिए, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए हमारे पास कई तरह के मेटल्स है। जैसे मान लीजिए आपको एल्यूमिनियम है, ठीक है, कॉपर है। तो ऐसे जो मटेरियल होते हैं, ये सॉफ्ट मटेरियल होते हैं। तो इन मटेरियल्स को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फोर्स अप्लाई करके आप क्या कर सकते हो, प्लास्टिक स्टेट में ला करके कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लास्टिकली हम उसको क्या कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मेटल्स भी होते हैं, एलॉय होते हैं, जैसे हम आयरन हो गया, ठीक है, स्टील हो गया, कई तरह के ग्रेड के स्टील होते हैं। इन सारे स्टील्स को हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट नहीं कर सकते विदाउट एप्लीकेशन ऑफ हीट। तो हमको इसको प्लास्टिक स्टेट में लाने के लिए हीट अप्लाई करनी पड़ती है। जैसे कि आपने फोर्जिंग प्रोसेस में किया था, जब आप लोगों ने चिजल बनाया था, तो आपको ये याद होगा कि हमने उस मटेरियल को क्या किया था, रेड हॉट किया था। तो जैसे हम उसको रेड हॉट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ये प्लास्टिक स्टेट में जाता है। यही कहलाता है प्लास्टिसिटी, ये प्लास्टिक स्टेट में आना। कितना मटेरियल प्लास्टिक है, ठीक है। अगर आप देखेंगे आटे की जो लोई होती है वो बहुत प्लास्टिक होती है। अगर आप उसको हल्का सा फोर्स अप्लाई करोगे तो आटे की लोई से आप कोई भी शेप को बना सकते हो। तो वो चीज क्या है, प्लास्टिक है, वो ब्रेक नहीं होता, लेकिन क्या हो जाता है, वो डिफॉर्म होकर के शेप चेंज कर लेता है। यही कहलाती है प्लास्टिसिटी, ठीक है। अब हमको अगर हार्ड मटेरियल करना है, मटेरियल का शेप चेंज करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हीट अप्लाई करनी पड़ेगी, तब वो प्लास्टिक स्टेट में आएगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि प्लास्टिसिटी क्या होती है, शेप चेंज करने की प्रॉपर्टी को कहा जाता है प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो प्लास्टिसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट मे बी परमानेंटली डिफॉर्म्ड व्हेन it has been subjected to an externally applied force great enough to exceed the elastic limit। इलास्टिक लिमिट क्रॉस होने के बाद ही प्लास्टिक लिमिट आती है, ये प्लास्टिसिटी आती है। हम इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करेंगे और उसके बाद जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो मटेरियल प्लास्टिक स्टेट में चला जाएगा, जहां पे उसका क्या होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा। परमानेंट डिफॉर्मेशन का मतलब फोर्स अलग करने के बाद मटेरियल अपने वापस उस शेप में, ओरिजिनल शेप में नहीं जाएगा। इसी को कहा जाता है परमानेंट डिफॉर्मेशन। Next, it is the property that in most cases enable to shape. Example, the subject of plasticity is of great importance to the engineers for rolling and forging। देखिए, फोर्जिंग तो आपको पता होगी कि आप लोगों ने करा होगा वर्कशॉप में, जब हम करते हैं प्रैक्टिकल, तब आप क्या करते हो, मटेरियल को हीट करते हो और हीट करने के बाद क्या करते हो, उसका शेप को चेंज कर देते हो। लेकिन रोलिंग क्या होती है, रोलिंग का मतलब होता है हम किसी मेटल को शीट में, जैसे मैंने आपको बताया, इसको शीट में कन्वर्ट करना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रोलर लगा देंगे और एक रोलर नीचे लगा देंगे। इस रोलर के बीच में हम इसको क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम पास करते हैं। जैसे आप बार बार पास करोगे तो ये जो मेटल का पीस है या जो वर्क पीस है, ठीक है, ये जो पीस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, रोलिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, आपका प्लास्टिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, रोलिंग में भी और फोर्जिंग में भी। फोर्जिंग मान लीजिए आपको शेप चेंज करना है, कोई चीज शेप बनाना है, किसी स्पेसिफिक टाइप का शेप बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, जैसे स्क्रू ड्राइवर आपको बनाना है। स्क्रू ड्राइवर कैसे बनेगा, आपका एक रॉड होगा, उस रॉड को क्या करेंगे, हम हीट करेंगे और हीट करने के बाद उसको क्या करेंगे, सामने से यहाँ से हैमर करेंगे। दूसरी चीज आपने देखा होगा, ड्रिल बिट आपने देखी होगी, ड्रिल बिट जिससे ड्रिल किया जाता है, ड्रिल मशीन में लगी होती है सामने, ड्रिल बिट बोलते हैं उसको। तो ड्रिल बिट कैसी रहती है, कुछ ऐसी इसका शेप होता है, ठीक है। तो इसको भी क्या किया जाता है, पहले गर्म करते हैं, हॉट करते हैं, और हॉट करने के बाद हमको उसको क्या करते हैं, फोर्ज करके या फिर रोलिंग करके, कोई भी अलग अलग प्रोसेस से इसको हम शेप को चेंज करते हैं।
यही कहलाती है आपकी प्लास्टिसिटी। मटेरियल को हमको क्या करना है, उस स्टेट में ले जाना ताकि हम उसका शेप इजिली चेंज कर सकें विदाउट डिस्टर्बिंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल। क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हमको चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमको क्या करना है, उसके शेप को चेंज करना है। अब दूसरा जाता है मिनिमम स्ट्रेस दैट शुड कॉज द परमानेंट डिफॉर्मेशन कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जो मटेरियल को हमको प्लास्टिकली डिफॉर्म करना है, उस मटेरियल के बीच में जो भी बॉन्डिंग है या जो बॉन्ड है वो डिफाइन करेगा कितनी स्ट्रेस हमको लगेगी। अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग है, ठीक है, जैसे मेटल्स में बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, स्टील में बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, वहां पे मिनिमम स्ट्रेस जो है वो ज्यादा हो जाएगी। लेकिन सॉफ्ट मटेरियल है, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये ऐसे मेटल्स हैं जिन मेटल्स में हमको मिनिमम स्ट्रेस लगती है, कम से कम स्ट्रेंथ लगती है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे मेटल्स में क्या है, इंटरनल फोर्स जो है एटम्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरनल फोर्स बहुत ज्यादा नहीं होता, कम होता है। तो वहां पे जो मिनिमम स्ट्रेस रहेगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, एज कंपेयर टू मेटल्स या स्टील। the result of such computation gives the value that are 100 to 1000 times stress required to initiate the plastic deformation। तो हमें जो भी फोर्स लगाना पड़ेगा वो 100 से लेकर के 1000 गुना या 1000 टाइम्स ज्यादा होता है डिफॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, डिटरमाइंड बाय द टेस्टिंग। ये हम क्या करते हैं, टेस्टिंग से डिटरमाइन करते हैं। हमारे लैब में मशीन्स होती हैं, जैसे आपका यूटीएम मशीन है, ठीक है, यूटीएम मशीन में हम टेंसर टेस्ट कर सकते हैं, कंप्रेसिव टेस्ट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी मशीन्स होती है हमारे वर्कशॉप में, जिन मशीन्स पे हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर मटेरियल का मिनिमम फोर्स कैलकुलेट करते हैं फॉर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। प्लास्टिसिटी निकालना है, टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना है, तो हमको अलग अलग लोड अप्लाई करके ये चीज कैलकुलेट की जा सकती है। फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन फॉलोज द इलास्टिक डिफॉर्मेशन। आपने उस ग्राफ में देखा था कि जैसे ही हमारा प्लास्टिक पॉइंट इलास्टिक पॉइंट खत्म होता है, उसके बाद यहाँ से प्लास्टिक पॉइंट स्टार्ट होता है। तो ये जो प्लास्टिक पॉइंट होता है वो इलास्टिक पॉइंट खत्म होने के बाद प्लास्टिक स्टेट आती है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस पॉइंट के बाद या इस पॉइंट तक हमारा क्या होता है, शेप जो रहता है वो वही बना रहता है, और अब जैसी फोर्स छोड़ते हो, रिलीज करते हो, तो ये वापस अपने शेप पे चला जाता है। लेकिन जब इस लाइन पे आ जाता है, ये वाली लाइन पे, तब शेप जो है वो डिफॉर्म हो जाता है, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाता। ठीक है, नेक्स्ट, रिफरिंग टू द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मटेरियल ओबेज द लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस, ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करता है, लॉ ऑफ इलास्टिसिटी को ओबे करता है वो। मतलब कि स्ट्रेस स्ट्रेन जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है एक दूसरे के, और यहाँ पर जाकर के कर्व जो है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, द मैकेनिज्म of plastic deformation is essentially different in crystalline material and the amorphous material। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि amorphous material में, और अब जैसे हमने पढ़ा था कि amorphous materials कैसे होते हैं, सॉरी क्रिस्टलाइन मटेरियल्स कैसे होते हैं। जैसे इस तरह का मान लीजिए कोई क्रिस्टलाइन मटेरियल है, तो इनके बीच में क्या होंगे, एटम्स जो रहेंगे इक्वली स्पेस्ड होते हैं, और इनके बीच का जो स्पेस होता है वो भी कैसा रहता है, बिल्कुल बराबर स्पेस होता है। तो ये जो होता है, इनके बीच में जब प्लास्टिसिटी की बात होती है, तो जो प्लास्टिसिटी की बात होती है, जब ये प्लास्टिक मटेरियल डिफॉर्मेशन होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो होता है वो होता है कैसा, प्लेन्स के बीच में, जो आपस में इनके प्लेन्स होते हैं, इनके बीच में होता है। मान लीजिए दूसरा पेयर ऑफ एटम्स है, ठीक है, इस तरह से दूसरे पेयर ऑफ एटम्स हैं, नीचे इसके बने हुए हैं, तब क्या होगा, ये जो एक प्लेन है, प्लेन नंबर 1 दूसरे प्लेन के ऊपर क्या करेगा, स्लाइड करेगा, खिसकेगा, मूव करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे कैसा होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, किसमें, क्रिस्टलाइन मटेरियल में। ठीक है, क्रिस्टलाइन मटेरियल में इस तरह से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। लेकिन जब हम एमोर्फस मटेरियल की बात करते हैं, अगर हम एमोर्फस मटेरियल की बात करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जो आपके एटम्स होते हैं कई बार अनइवन शेप में या अनइवन स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। तब क्या होता है, इस कंडीशन में जो हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, किसी कोई एक ग्रुप ऑफ एटम्स जो होंगे वो खिसक जाएंगे अपनी जगह से। जैसे मान लीजिए ये ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, ये खिसक करके यहाँ आ गए, तो इसमें क्या होगा आपका, यहाँ पे प्लेन्स नहीं खिसकेंगे, यहाँ पे क्या होगा, ग्रुप ऑफ एटम्स जो है वो अपनी जगह चेंज कर लेंगे। ग्रुप ऑफ एटम्स क्या करेंगे, शेप को या जगह अपनी चेंज कर लेंगे। तो क्रिस्टलाइन मटेरियल की बात करें और एमोर्फस मटेरियल की बात करें, दोनों मटेरियल्स में आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अलग तरह से होगा। यहाँ पे प्लेन्स मूव करेंगे इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ एटम्स जो है वो यहाँ से मूव कर जाएंगे, कहीं आगे चले जाएंगे, या शेप अपनी जगह बदल लेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको प्लास्टिसिटी। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट, टफनेस। अब बात करते हैं टफनेस की। टफनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसका सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में।
अब टफनेस होती क्या है? टफनेस जो होती है एक ऐसी प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसमें कि हमारा मटेरियल फ्रैक्चर होने के पहले तक जितना लोड बियर करता है उसको कहा जाता है टफनेस। जैसे मान लीजिए आपका एक रेलवे ब्रिज है, ठीक है, इस तरह का ब्रिज होता है, तो जो रेलवे ब्रिज होता है ये ट्रस से बना होता है, इसको कहते हैं ट्रस, ठीक है। अब इस रेलवे ब्रिज में क्या होता है, जब भी ट्रेन पास करती है यहाँ से, इसके ऊपर से ट्रेन पास करती है इस ब्रिज के ऊपर से, तब क्या होता है, ये लोड को बियर करता है, लेकिन ये टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता, फ्रैक्चर नहीं होता। तो यही इसकी है टफनेस, कि मटेरियल जो है फ्रैक्चर होने के पहले, बिफोर फ्रैक्चर, कितना लोड बियर कर सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, द टफनेस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब द एनर्जी ड्यूरिंग द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अप टू द फ्रैक्चर। मतलब फ्रैक्चर होने तक मटेरियल कितना जो लोड है वो बियर कर लेता है। मान लीजिए आपने क्या किया, मटेरियल को खींचना चालू किया और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने लगा उस मटेरियल का, तो वो मटेरियल ब्रेक होने तक कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या कितनी एनर्जी को बियर कर लेता है, वो कहलाती है उसकी टफनेस। टफनेस रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड बेंडिंग और टू द एप्लीकेशन ऑफ शियर स्ट्रेस विदाउट फ्रैक्चर। अब हमें कई बार ऐसा होता है, कई ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती हैं जहां पे हमको क्या करना पड़ता है, बेंड करके मटेरियल को, शेप को चेंज करना। जैसे आप देखिए आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत सारी जगह ऐसा होता है जहाँ पे पाइप लगे होते हैं, बेंड पाइप होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी साइकिल में भी आप देखेंगे, साइकिल का जो हैंडल होता है वो बेंड होता है, उसका शेप जो रहता है कैसा रहता है, कुछ इस तरह का रहता है। तो ये जो बेंडिंग करी हुई है, इस जो बेंडिंग को किया गया है, इस बेंडिंग को कहाँ पे क्या ध्यान कर किया गया है, टफनेस को ध्यान रख के किया गया है। अगर टफनेस जो होगी इस लिमिट को क्रॉस करेगी तो जो पाइप है बेंड नहीं होगा, ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे भी क्योंकि हम इसको क्या करते हैं, डिफॉर्मेशन करते हैं। क्या कैसा करते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है ना, यहाँ पे जब हम इसको मोड़ते हैं तब क्या होगा, इसका डिफॉर्मेशन होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। लेकिन इसके अंदर रखेंगे हम फ्रैक्चर लिमिट के पहले, मतलब फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, विदाउट फ्रैक्चर जो शेप चेंज होता है या जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है मटेरियल, वो उसकी टफनेस के अंदर आ जाता है या उसको की टफनेस कहा जाता है। बाय द डेफिनेशन कॉपर इज एक्सट्रीमली टफ बट कास्ट आयरन इज नॉट। तो कॉपर जो है, आपने देखा होगा कॉपर के वायर को हम बहुत आसानी से बेंड कर सकते हैं, शेप चेंज हो जाता है उसका। आपने कॉपर के वायर को घर पे देखा होगा, आप बेंड करेंगे इजीली बेंड हो जाता है। कॉपर का पाइप जो होता है वो भी इजीली बेंड हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे आपके फ्रिज में लगा होता है, अगर आप पीछे ध्यान से देखना तो आपका जो फ्रिज होता है ना, फ्रिज के पीछे लगा रहता है। इसके साथ साथ हमारे जो एयर कंडीशनर्स होते हैं उसकी कनेक्टिविटी में, जो आपके कनेक्शन के लिए उसके में भी यूज किया जाता है, तो उस पाइप को हम इजीली बेंड कर सकते हैं। लेकिन कास्ट आयरन एक ऐसा मटेरियल है जिसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली बेंड नहीं कर सकते। तो टफनेस जो है वो किसमें ज्यादा होती, कॉपर में ज्यादा होती, कास्ट आयरन में कम होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, फॉर द डायनेमिक लोडिंग कंडीशंस व्हेन द नोच when a notch or a point of stress concentration is present, the notch toughness is assessed by using the impact test। अगर मान लीजिए हमें किसी मटेरियल में क्या होता है, कोई हमारा क्रैक बना हुआ पहले से, या इस तरह से कट बना देते हैं, इसको कहते हैं नोच। अगर हमें क्या करना है, क्रैक या नोच की टेस्टिंग करना, तो हम क्या करते हैं, पीछे से यहाँ से इस जगह से हैमरिंग करके इसको टेस्ट करते हैं। यही लिखा हुआ है यहाँ पे इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्टिंग यानी हथौड़े से मार करके या हैमरिंग करके हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। अगर यहाँ पे नोच बना हुआ, इसी को कहा जाता है नोच, या कटिंग जो बनाते हैं इसको कहते हैं नोच। Further, next point, furthermore the fracture toughness is a property indicative of the material's resistance to fracture when it is present। आपने देखा होगा कि जब हम ट्रेन से जाते हैं, कहीं आप जाते हो तो ट्रेन के दोनों तरफ आपको देखते होंगे रेलवे ट्रैक, ऐसे बहुत बड़े रेलवे ट्रैक ऐसे पड़े रहते हैं, ठीक है। कई बार आपने एक चीज नोटिस करी होगी, लेकिन अगर आप उसको करीब से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि रेलवे ट्रैक तो खराब है नहीं, ना टूटे हुए है ही नहीं, तो इनको क्यों अलग कर दिए थे। तो इनको अलग करने का मतलब ये होता है कि इनके बीच में छोटे छोटे माइन्यूट क्रैक होते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं और उसकी टेस्टिंग करते हैं। जब आपको पता चलता है कि अगर इसमें छोटे छोटे क्रैक्स हैं तो ये क्या होगा, धीरे धीरे करके क्रैक इनके बड़े होते जाएंगे और एक पॉइंट पर जाकर के ये दो टुकड़े में ब्रेक हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ऐसी जगहों पे जहाँ पे हाई रिस्क होता है वहां पे हम इस मटेरियल की क्रैकिंग को टेस्ट करते हैं, और क्रैक करने की टेस्टिंग के बाद उसको हम निकाल करके अलग कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कंटिन्यूअसली कुछ लोग रेलवे ट्रैक पे चलते रहते हैं, बार बार उसको हथौड़ा मार करके या एक मशीन से चेक करते रहते हैं कि कहीं इसमें क्रैक तो नहीं आ गया। तो यही है आपका डायनेमिक लोडिंग, जहाँ पे लोड जो है बार बार चेंज होता रहता है और कम होता ज्यादा होता है, और स्ट्रेस जो है वो क्रैक की वजह से क्रैक टेस्टिंग हमको करना पड़ता है। For the static situation, the toughness may be ascertained from the result of tensile stress strain test। तो आपका यूटीएम मशीन जो होती है वर्कशॉप में, आपकी यूटीएम मशीन है, उस यूटीएम मशीन से अगर हमारा लोड जो है कांस्टेंट है या स्टैटिक लोड है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे स्टैटिक लोड। स्टैटिक लोड का मतलब होता है कि लोड जो है वो चेंज नहीं होता, वेरी नहीं होता, कांस्टेंट रहता है।
इस कांस्टेंट लोड की वजह से आपका क्या सिचुएशन जनरेट होती है, वो उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूटीएम मशीन होती है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इस मशीन का यूज करके आप लैब में निकाल सकते हो टफनेस मटेरियल की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, टफनेस ऑफ अ मटेरियल then it's indicated by the total area under the material's tensile stress strain curve upon up to the point of fracture। तो हमने जब देखा था पिछली स्लाइड में, जो ग्राफ होता है, ग्राफ में इस तरह का ग्राफ बनता है, तो इसके अंदर का जितना भी एरिया होता है वो बताता है क्या, उसकी टफनेस बताता है, टफनेस बताता है। जितना ज्यादा एरिया के ग्राफ के अंदर एरिया आएगा वो उसकी टफनेस बताएगा। तो जब आपको डक्टाइल मटेरियल है उसका ग्राफ बड़ा होता है, ब्रिटल मटेरियल जो होता है उसका ग्राफ छोटा रहता है, तो उसके अंदर का जो एरिया होता है वो कम होता है। तो इसीलिए ब्रिटल मटेरियल में टफनेस जो होती है वो कम रहती है और डक्टाइल मटेरियल में टफनेस जो होती है वो ज्यादा होती है। समझ में आया टफनेस? टफनेस मतलब फ्रैक्चर के पहले कितना लोड वो बियर कर सके। हम कोई भी एप्लीकेशन में उसको लगाएं, जैसे मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त हम बेंड करते हैं मेटल्स को, कई बार हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मटेरियल को बेंड करना पड़ता है कई बार। तो ब्लेंड करते वक्त कितना मटेरियल बियर कर लेता है बिना टूटे, यही कहलाती है उसकी टफनेस। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आ जाता है नेक्स्ट रेजिलेंस। अब रेजिलेंस की बात करें, रेजिलेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम ये देखते हैं कि मटेरियल जो है कितनी एनर्जी स्टोर कर लेता है। जैसे एक एग्जांपल है, एग्जांपल से समझिए कि आपके पास एक स्टील का बॉल है, आपके पास एक स्टील की बॉल है इस तरह की, और एक आपके पास ग्लास की बॉल है। दो बॉल है, एक स्टील बॉल है, एक ग्लास की बॉल है, और एक आपके पास प्लास्टिक की बॉल है। तीनों बॉल जो है आप सेम फोर्स से क्या करते हो, नीचे थ्रो करते हो, फेंकते हो। ठीक है, लेकिन होगा क्या, हर बॉल जो है अलग हाइट तक जा करके जंप करेगी, रीबाउंड करेगी। ये क्या करेगी, रीबाउंड करेगी। रीबाउंड का मतलब होता है ये वापस उचक करके ऊपर जाएगी। ठीक है, तीनों बॉल जो ऊपर जाएंगी, लेकिन तीनों बॉल के ऊपर जाने की जो हाइट है वो अलग अलग होगी, स्टील की अलग होगी, ग्लास की अलग होगी, प्लास्टिक की अलग होगी। तो यही बताता है उसका एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी। ये क्या है, रेजिलेंस इज क्लोजली रिलेटेड टू टफनेस। टफनेस ही होता है, लेकिन ये क्या करता है, कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और रिलीज करता है, यही कहलाती है उसकी रेजिलेंस। सेकंड पॉइंट में आप देखिए लिखा हुआ है, रेजिलेंस इज द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट इज इलास्टिकली डिफॉर्म्ड एंड देन अपॉन अनलोडिंग हैव दिस एनर्जी रिकवर्ड। एनर्जी क्या कर लेता है वो, बाकी वापस रिकवर कर लेता है, ये जंप करता है, इसी को कहा जाता है रेजिलेंस प्रॉपर्टी। Second, the associated property is the modulus of resilience, which is strain energy per unit volume required to stress a material from the unloaded state upon the point of yielding। yielding point के पहले ये जो हम क्या करते हैं, जब yielding करते हैं या yielding होने वाला होता है मटेरियल का, तो इस एनर्जी का, ये इस प्रॉपर्टी का बहुत यूज किया जाता है ताकि हम ये समझ सके मटेरियल में कितना रेजिलेंस है, कितना मटेरियल एनर्जी को स्टोर कर सकता है जब हम उसको यील्ड करते हैं, मटेरियल को या खींचते हैं। रेजिलेंस इज यूजुअली मेजर्ड बाय डिटरमाइनिंग द रीबाउंड ऑफ द पेंडुलम और बॉल। तो यहाँ पे रीबाउंड यानी कि जंप करना, वापस ऊपर जाना, या फिर रिबाउंड ऑफ पेंडुलम और बॉल, या पेंडुलम की बात करें या बॉल की बात करें, तो जो भी है जंप करने के बाद कितना ऊपर जाएगा वो ये बताता है। जनरल कंडीशन में इसकी वैल्यू रहती है 1। जनरल कंडीशन में इसकी कितनी वैल्यू रहती है, 1 होती है, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं और जिस फोर्स से वो ऊपर जाता है। लेकिन अगर हम परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल की बात करते हैं तो इस परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। लेकिन एक्चुअल कंडीशन में ऐसा नहीं होता। जब एक्चुअल कंडीशन में हम क्या करते हैं, मटेरियल को नीचे थ्रो करते हैं और उसके बाद वो जंप करता है, तो वो जो फोर्स है वो फोर्स उसी फोर्स से ऊपर नहीं आता, वो क्या करता है, उसकी जो रेशियो है वो कम हो जाता है, 1 से कम हो जाता है। जो रेशियो प्रैक्टिकल कंडीशन में 1 से क्या हो जाएगा, लेस देन 1 रहेगा। लेस देन 1 इसलिए रहता है क्योंकि जो भी हम फोर्स से बॉल को नीचे थ्रो करते हैं तो ये क्या करता है, सरफेस पे जाकर के टकराता है और एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से। इंटरनल जो फ्रिक्शन होगा उस फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद कुछ कम एनर्जी से ये ऊपर रीबाउंड करेगा। तो ये कहलाता है रेजिलेंस। ठीक है, तो जो टफनेस है और रेजिलेंस है ये लगभग एक जैसी है, लेकिन दोनों का अलग इंपॉर्टेंस है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब अपन बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ जो होती है, कई तरह की स्ट्रेंथ होती है।
जैसे कि सबसे पहली होती है आपकी टेंसाइल। टेंसाइल का मतलब खींचने वाली, किसी मटेरियल को हम कितना खींच सकते हैं। दूसरा होता है कंप्रेसिव। कंप्रेसिव का मतलब होता है किसी मटेरियल को हम कितना ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आती है टॉर्शनल। टॉर्शनल का मतलब होता है किसी मटेरियल को आप कितना ज्यादा रोटेट कर सकते हो या घुमा सकते हो। टॉर्शनल मतलब रोटेशनल फोर्स लगा करके उसको कितना हम घुमा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका बेंडिंग। इस तरह की बेंडिंग मतलब किसी मटेरियल को आप कितना ज्यादा बेंड कर सकते हो। ये सारी प्रॉपर्टीज ये बताती हैं कि हमको क्या स्ट्रेस या स्ट्रेन रखनी है। अब देखिए सबसे पहला है टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है कि हम किसी मटेरियल को खींचते हैं और वो किस पॉइंट तक वो स्ट्रेच होता है, खींचता। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ in a tensile test the ratio of the maximum load to the original cross section area is called the tensile strength और ultimate tensile strength। तो हमको जब भी टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी है या कोई भी आपको स्ट्रेस निकालनी, स्ट्रेस का बेसिक फॉर्मूला होता है स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, या क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलो आप। क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब मान लीजिए आपकी एक सर्कुलर रॉड है, तो सर्कुलर एरिया, सर्कुलर रॉड रहेगी, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये कहलाएगा, ठीक है। जो भी इसका एरिया होगा सर्किल का ये होगा। और अगर मान लीजिए हम इसमें टेंसाइल लोड लगाते हैं, यहाँ पे खींचते हैं इसको यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, सॉरी फोर्स लगाते हैं, टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, और यहाँ पे भी हम टेंसाइल फोर्स लगाते हैं। तो जो फोर्स आप लगा रहे हो वो केजी में होगा, और फॉर एग्जांपल केजी में है, और यहाँ पे एरिया जो है आप सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल रहे हैं। तो एरिया कैसा आपका स्ट्रेस क्या हो जाएगी, मानिए 10 kg/5। तो जो भी वैल्यू आती है वो क्या कहलाता है, उसकी स्ट्रेस बताती है। अब आप इसमें यहाँ पे टेंसाइल लिख लो या कंप्रेसिव लिख लो या शियर लिख लो, या जो आपको स्ट्रेस लिखना वो स्ट्रेस लिख लो, बस डिपेंड करेगा किस तरह का फोर्स हम लगा रहे हैं। कंप्रेसिव में क्या हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन बदल जाएगा, फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये हो जाता है टेंसाइल स्ट्रेस। क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। इस बेसिक फार्मूला है स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। अब आप उसमें टेंसाइल लगाओ, कंप्रेसिव लगाओ, टॉर्शनल लगाओ, जिस तरह के फोर्स लगाओ। तो अच्छा एक चीज और मतलब टॉर्शनल मैंने आपको बताया, टॉर्शनल में क्या होता है, हम फोर्स कैसे लगाते हैं, ऐसा लगाते हैं गोल रोटेशनल डायरेक्शन में लगाते हैं। यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इसको लॉक कर देते हैं और इसको घुमाते हैं इस डायरेक्शन में, तब ये अंदर जो मटेरियल होगा उसको रेजिस्ट करेगा, उसको कहा जाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट होता है द यूनिट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ इज केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट द टेंसाइल स्ट्रेंथ और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम पॉइंट शोज ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल। तो हमने अभी देखा था उस जो हमारा ग्राफ था, इस तरह का ग्राफ बनता है, फिर क्या होता है वो ऐसा जाता है और ये आता है। तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट होता है, ये मैक्सिमम पॉइंट क्या रहता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। सबसे ज्यादा ऊपर का जो भी स्ट्रेंथ होगी वो कहलाती है उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो लिखी हुई यहाँ पे, ये क्या है, ये वाला पॉइंट है, कौन सा, ये वाला पॉइंट। उसके बाद द टेंसाइल स्ट्रेंथ वैल्यू इज कॉमनली टेकन एज अ बेसिस फिक्सिंग द वर्किंग स्ट्रेस स्पेशली इन ब्रिटल मटेरियल। अब ब्रिटल मटेरियल में क्या होगा, ये तो आपका डक्टाइल मटेरियल था, ठीक है, क्योंकि ये सारी स्टेज से जाएगा। लेकिन ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, सीधा ऐसा जाता है और यहाँ जाकर के ये ब्रेक हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, और इसका फ्रैक्चर यहाँ पे होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, जब भी आप क्या करते हो ब्रिटल मटेरियल के लिए कैलकुलेशन करते हो, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टेंसाइल स्ट्रेंथ को निकालना, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत कम होती है, बहुत जल्दी वो टूट जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आ जाता है यील्ड स्ट्रेंथ, ये लास्ट है यील्ड स्ट्रेंथ आज की क्लास का। यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, यील्ड स्ट्रेंथ जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, प्रीवियस क्लास में बताया था, अगर आप एक पॉलिथीन के पीस को क्या करते हो, एक मान लीजिए पॉलिथीन का पीस लो और आप उसको खींचो दोनों तरफ से फोर्स लगा करके, तब क्या होगा, ये धीरे से फर्स्ट जब आप इनिशियल फोर्स लगाओगे तो ये खींचेगी नहीं और आपका फोर्स बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, ये फोर्स जो रहेगा बहुत ज्यादा होता है। लेकिन एक पॉइंट आएगा, वो क्या होगा, पॉलिथीन जो है सामने से इस तरह से सक्रिय हो जाएगी और इसका मटेरियल जो है वो पतला हो जाएगा यहाँ से। इस पॉइंट पे क्या होगा, आपका जो फोर्स है वो कम हो जाएगा और इसकी जो लेंथ है वो बढ़ने लगेगी एकदम से, और इसी पॉइंट पे जाकर के ये खींचने लगेगा। इसी को कहा जाता है यील्ड पॉइंट, जहाँ पे मटेरियल जो है वो खींचना चालू हो जाता है, उसको कहा जाता है यील्ड पॉइंट, ठीक है। और इसी को कहा जाता है यील्ड स्ट्रेंथ, कितनी जल्दी ये खींच जाता है। और यहाँ पे जब यील्ड चालू होता है तो हमारा फोर्स जो है वो कम होने लगता है और इसकी लेंथ बढ़ने लगती है। तो पहला पॉइंट देखिए, व्हेन द मेटल इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स दे स्ट्रेच और एलोंगेट। स्ट्रेच मतलब खींचना और एलोंगेट का मतलब भी होता है खिंच जाना।
इसकी शेप लेंथ बढ़ जाना। एज दी स्ट्रेस इंक्रीजेस, स्ट्रेस बढ़ती जाएगी और वो क्या होगा, खिंचता जाएगा और एलोंगेट होता जाएगा। द पॉइंट वेयर द स्ट्रेस सडनली इंक्रीजेस, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे एकदम से क्या होगा, स्ट्रेस बहुत जल्दी बढ़ जाएगी, इज नोन एज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। जिस पॉइंट पे एकदम से स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी एकदम से इंक्रीज होगी स्ट्रेंथ उसकी, वो कहलाता है उसका यील्ड पॉइंट। सेकंड पॉइंट, द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल प्रेजेंट्स द स्ट्रेस बिलो विच द डिफॉर्मेशन इज ऑलमोस्ट एंटायरली इलास्टिक। तो यील्ड पॉइंट के जो नीचे होता है, यील्ड पॉइंट जब भी आता है, यील्ड पॉइंट जब भी आएगा, उसके जो भी नीचे लाइन होगी वो सारा कैसा होगा, परफेक्टली इलास्टिक होगा, और उस पॉइंट के इलास्टिक पॉइंट के ऊपर क्या होगा, यील्ड पॉइंट आएगा। A yield point is that value of stress at which the material exhibits a special deviation from the proportionality of stress strain। stress strain जो लाइन रहती है ये वाली प्रोपोर्शनल होती है, stress strain के प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन yield point के बाद प्रोपोर्शनल नहीं होती, कर्व जो है वो शेप चेंज कर लेता है। The ability of the material to resist plastic deformation is called yield strength and is calculated by dividing the force initiating the yield by the original cross sectional area of the specimen। इसका मतलब ये है, हम इसको कैसे निकालते हैं, yield strength को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो yielding force होता है, जो yielding force होता है उससे डिवाइड करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया को, क्रॉस सेक्शनल एरिया से हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारी क्या जाती है, yield strength कैलकुलेट हो जाती है।